जो कि हमारे मैनेजमेंट ने सोचा कि हमारे एसोसिएट तक पहुंचनी चाहिए। और ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है, बोलना चाहिए शायद इतिहास में, दार्जिलिंग के इतिहास में पहली ट्रेनिंग है। जो व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, जो मतलब मैनेजमेंट पार्ट से है, मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इस मीटिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो सोचा गया मैनेजमेंट के द्वारा कि क्यों ना एक लॉ भी आने वाला है। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी और कुछ डर भी है लोगों को। जब हम किसी नए व्यक्ति के पास अप्रोच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है सर लॉ आने वाला है तो क्या होने वाला है, क्या कंपनियां सारी खराब होंगी। मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन है उस लॉ को लेकर। तो कुछ उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, कंज्यूमर के क्या राइट होने चाहिए, एक एसोसिएट होने के नाते एक नेटवर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसके अधिकार है, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। और जो इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं या प्रकाश डालने वाले हैं या हमें गाइड करने वाले हैं, वो व्यक्ति हमारे मैनेजमेंट से हैं। हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर ग्लेडविन डेविड सर, जो कि फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग हमारे लिए ले रहे हैं। और यदि मैं बात करूं इनके एक्सपीरियंस की, तो लगभग 3 दशकों का इन्हें एक्सपीरियंस है। और किस किस फील्ड में नहीं है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं। नेवी में, सॉरी, एयरफोर्स में ये रहे हैं। बड़े बड़े कारपोरेट में इन्होंने काम किया है मैनेजमेंट लेवल पर। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया है जो शायद मैं पूरे नाम भी ना ले पाऊं। एक दो इंडस्ट्री के बारे में जो मैं जानता हूं वो ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री से भी वाकिफ रखते हैं। जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं वो जानते हैं कि अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ भी इनकी पिक्स रहती हैं। कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है और आज जिनके बारे में आपको जानना है, बहुत लोग मिले हुए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आज आपको बता दूं। हमारे मैनेजमेंट से कंपनी के सीईओ मिस्टर ग्लेडविन डेविड आज हमें कंज्यूमर राइट डे पर कुछ ऐसी गाइडलाइन बताने वाले हैं जो कि हमारे काम आने वाली है। और ये वो नॉलेज है जो कि आप मार्केट में फ्लोट करके भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 7:10 हो चुका है, तो मैं चाहूंगा ग्रेडवेट सर आप कमान संभालिए। तो नेक्स्ट वॉइस डेविड सर की। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरी आवाज आ रही है अनूप जी? यस सर। तो शुरू करते हैं इस सेशन को, जो कि आज खास तौर पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है, जिसके लिए इसका आयोजन किया गया आज के जूम सेशन का। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका इतिहास बताना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है क्या और क्यों मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ताओं के हितों के लिए कोई नहीं सोचता था। और 1962 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने 15 मार्च 1962 में सबसे पहले इस टर्म का जो है कंज्यूमर राइट का इस्तेमाल किया। और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसके बाद 1983 के बाद से हर साल 15 मार्च को ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। और इस तरह से जो फेयर डिजिटल प्रैक्टिसेस है वो इस साल का इनका जो थीम रहा, जो आज का तमाम अलग अलग देशों में मनाया गया। और इसी के संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। और इसको हम 3 पार्ट्स में लेंगे। पहले हम जो कंज्यूमर एक्ट है आया है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, और उसके बाद आगे के जो हिस्सों में जाएंगे हम। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है अनूप जी? यस सर, दिख रही है। ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। और जब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो भारत में ये 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था, जो लागू हुआ था। और तभी से सोचा जाने लगा था कि किस तरह से उपभोक्ता के हितों का संरक्षण किया जाए और उनकी सुनवाई हो। और तब से लेके 1986 से लेके काफी साल लग गए। और इस 86 से लेके जब आप जो दूसरे उस पे देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि 86 के बाद 2019 के बीच तक बहुत से ऐसे जिसे कहेंगे, जैसे अमेजन आ गया था, फ्लिपकार्ट आ गया था, बहुत सी ऐसी कंपनीज आ गई थी ई कॉमर्स वाली, जिनके कार्य करने की शैली जो थी इस तरह से थी कि कंज्यूमर के हितों का जो कुछ हो नहीं पा रहा था। और उसके लिए उनके जो डिस्प्यूट्स थे, तो उनको एड्रेस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को
रिपील किया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कायम हुआ। और कई बार मुझे ऑफिस में भी लोग मिलते हैं और बार बार ये पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्ट आने वाला है, रूल आने वाला है। तो मुझे ये चिंता नहीं है कि बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरी कंपनियों के क्या बोलते हैं, लेकिन अगर वो दार्जुनाइन का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो एक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्ट नहीं है, बल्कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो रिपील होके 2019 में हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और उसके बाद भी 19 के बाद से लेके जो ई मार्केटिंग प्लेसेस हैं वो बढ़ने लगी, और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसके थ्रू भी लोग जो हैं अलग अलग सामान को और सर्विसेज को लिया करते थे। तो एक जरूरत महसूस हुई कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो सामान बेचती हैं, सर्विसेज प्रदान करती हैं, लेकिन इनके जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके हितों का क्या होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2016 में जो अलग अलग गाइडलाइंस आई थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, लेकिन 2021 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो हैं लागू किए गए, और जिसकी जो मियाद थी, जो समय सीमा थी, टाइम लिमिट थी, वो थी तकरीबन 90 दिन, जो कि इस महीने में 28 तारीख से पहले जो है पूरा होने वाला है। तो ये है इस कानून के बारे में कि ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का लॉ नहीं है, ये पहले से था। और इसमें जो दो शब्द हैं उनको जिसे कहते हैं गांठ बांध लीजिए कि दो चीजें इसमें बार बार जोर दिया जा रहा है, कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन। कि कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता जो आपके सामान को लेता है, और प्रोटेक्शन मतलब उसके हितों को किस तरह से संरक्षण दिया जाए। तो इस बारे में ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। और चाहे हम किसी देश की बात करें, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, सभी जगह के लिए कानून जो है वो जरूरी होता है और उसके अनुसार काम किया जाता है। और हमें इस बात की खुशी है कि ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो 2021 के आए हैं, इससे इंडस्ट्री को एक नया मोड़ मिलेगा और एक नया इसमें स्पीड आएगी काम करने में। और हो सकता है ये जो क्योंकि हम लीगल बातें कर रहे हैं, हो सकता है अगर मैं अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करूं तो मेरी बातें हो सकता है ये वाइल्ड फॉरेस्ट हनी की तरह ना लगे, ये करेला जामुन की तरह लगे, कुछ अजीब सी लगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारे को कानून समझा रहे हैं। तो ये आगे की स्लाइड्स में वो वाइल्ड फॉरेस्ट हनी नहीं होगा, ये करेला जामुन की तरह होगा। लेकिन इसे तसल्ली से देखिए क्योंकि बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स आए हैं उसमें तीन तरह की बातें हैं। एक है कि कंपनी को क्या करना है, दूसरा डायरेक्ट सेलर्स को क्या करना है, और तीसरा इन दोनों को क्या करना है। और उसके बाद मॉनिटरिंग है जो स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल लेवल पे है, और कंपनीज को भी आदेश दिए गए हैं कि आप भी मॉनिटर कीजिए। तो जो डायरेक्ट सेलर्स की अगर हम बात करें, उनके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। अब आप बोलेंगे कि ये हमारे ऑब्लिगेशंस की बात कर ली तो कंपनी का क्या। जब से इसके ड्राफ्ट एक्ट आया था तब से ही हमने क्या किया कि इसमें बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की, सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम इसे कंप्लाई करें। और शायद समय कम था पिछले इवेंट्स में जो मैं स्टेज से नहीं बोल पाया, लेकिन हमने बेस्ट से बेस्ट जो कंप्लायंस कंपनी है उनको अपने साथ इम्पैनल किया, और कंपनी जो है वो रेडी है। अगर मैं दार्जुनाइन की बात करूं तो जो सबसे बेस्ट कंप्लायंस की, जो एस्टेब्लिशमेंट कंप्लायंस की कंपनी है अपराजिता, उसके साथ हमारा इम्पैनलमेंट है, और आज से नहीं है, पिछले साल से है। और वो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो एमवे का भी वही करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि दार्जुनाइन का भी जो एस्टेब्लिशमेंट कंप्लायंसेस है पराजिता करते हैं। तो कंपनी ने तमाम वो तैयारियां की हैं कि बेस्ट से बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी या लॉ फर्म्स, उन सबको इम्पैनल किया है अपनी तैयारी के लिए। लेकिन कुछ चीजों के लिए बाध्य किया है कि डायरेक्ट सेलर्स की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिसका उन्हें पालन करना है। और जब मैं बात करता हूं ऑब्लिगेशंस की, तो आप बात करेंगे कि हमने कौन सा कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए जनाब, जैसे आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो डायरेक्ट सेलर बनने पे जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है, जैसे आप उसे क्लिक करते हैं आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप बाध्य हो जाते हैं, यू आर बाइंडेड बाय लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। आप उसके तहत, कंपनी के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है और उसके तहत आप काम करना शुरू करते हैं। और इसमें ये नहीं बोल सकते आप, जैसे एक लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, जिसका मतलब है
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। उदाहरण के तौर पे, अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो चाहे आप गांव से पहली बार भी दिल्ली आए हैं, लेकिन आप पुलिस को ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था। आपने अगर बत्ती को क्रॉस किया है और अगर पुलिस ने पकड़ लिया है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कि अगर आपको ये बोले कि मुझे तो पता नहीं था और माफी मिल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो इग्नोरेंस की कोई माफी नहीं होती। और ये जो अब हम आगे बातें करने वाले हैं, ये सारी बातें वो हैं जो कि सजेशंस नहीं हैं। इसको आप इस तरह से मत सोचिएगा कि ये आपके लिए कोई सजेशंस हैं, कि ये सलाह है। जैसे 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी, वो भी उसको थोड़ा लाइटली लिया जा रहा था क्योंकि वो गाइडलाइंस थी। तो लेकिन ये सलाह नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्ट है, बकायदा भारत का राजपत्र है, और आपको इन लेटर इन स्पिरिट इसको ट्रूएस्ट सेंस में उसको मानना पड़ेगा। और तमाम वो कोशिशें करनी पड़ेंगी, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंदर अपने झांक के देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मैं करता हूं या करती हूं। और इस बातों के बाद अब मैं आपसे ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो है वो शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया स्लाइड में, अगर आप मेरी देख पा रहे हैं, उसका मैं हिंदी रूपांतर आपको बताता रहूंगा। जब सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं आपको मेन मेन बातें बताऊंगा। एक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश में है, और ये हार्डली 13-14 पेजेस का एक्ट है। इसको आप पढ़ सकते हैं और तसल्ली से पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की बात का होने के नाते मैं लिमिटेड पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके काम के हैं और जिनको आपको जरूर से जरूर जिनका पालन करना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखी है पॉइंट नंबर 1 में, कि जब भी आप किसी से मिलें, तो अब आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की क्या आइडेंटिटी है। जो यहाँ पे लिखा है, ट्रूथफुली एंड क्लियरली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। जिसका मतलब है आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी एंटिटी क्या है, और आपका जो कंपनी है कहाँ पे। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कई बार जो है करेक्ट एड्रेस नहीं पता होता कि है कहाँ पे, मतलब कंपनी के बारे में डिटेल्स नहीं। और जब वो बातें कर रहे होते हैं तो मैं सुन रहा हूँ कि कितना इन्हें कम पता है, जबकि सब कुछ वेबसाइट पे दिया हुआ है, क्या एड्रेस है क्या नहीं है। लेकिन सब कुछ अगर आपसे पूछा जाए, जिसके सामने भी आप बैठते हैं प्रोस्पेक्ट्स के, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और सच बोलना, इसमें झूठ नहीं बोलना। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा है, प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, जो भी जानकारी आप उपलब्ध कराते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कस्टमर से, और सामान के बारे में भी, प्रोडक्ट्स के बारे में भी, और ना सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बल्कि किस तरह से पेमेंट की अदायगी होगी, रिफंड पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो क्या है, कंप्लेंट किस तरह से दी जाती है, क्या चैनल्स हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जब पहले आपको पता होगा, तब आप किसी और को बता पाएंगे। तो ये जो है ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। तीसरा पॉइंट, बहुत से लोग मुझसे आके मिले भी, और उन्होंने फोन पे भी बात की और मैसेज भी डालते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें जीएसटी लेना पड़ेगा। जी हाँ, बेशक आपको लेना ही पड़ेगा। जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। और इसमें ये कोई वो नहीं है कि मेरी तो सीलिंग लिमिट ऐसी है या वैसी है, या मैं ले सकता हूं, या कोई बीच का रास्ता या कोई जुगाड़, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक्ट में डिफाइन कर दिया है, तो आपको लेना ही है। और साथ ही साथ ये मैंने ब्रैकेट में फसाई एक्स्ट्रा लिखा है, जबकि जो लॉ है उसमें ये लिखा है, ऑल एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। तो एप्लीकेबल जो ट्रेडमार्क सॉरी जो एप्लीकेबल लाइसेंसेस हैं वो आपको लेने हैं, जैसे फसाई का लेना है आपको। तो इन सब को अगर आपने अब तक नहीं कराया है, तो ये समय है, क्योंकि अभी तकरीबन 13-14 दिन है, आप इनको करा सकते हैं, और आपको कराना ही है। इसको आपको ध्यान में देना होगा। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है, टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि आप जब कंज्यूमर से मिलते हैं, या आप जो अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो आपके हाथ में कुछ ऐसी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है उस प्रोस्पेक्ट की, जो कि जिसे कहते हैं, उसकी एक आईडी प्रूफ्स हो गए जैसे। तो उस सब जो उसकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो उसकी आईडी प्रूफ है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है आपको, और उसका अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर समय कम है, वरना अगर मैं आपको बता सकूं कि एक साइबर एक्ट भी है 2000,
उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है अगर आपने इस सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आपने गलत तरीके से डाइवर्ज किया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत से कानून इन्होंने नटशेल में दिया, लेकिन बहुत से कानून हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो मुझे समझ में आ रहे हैं क्योंकि मैं लीगली क्वालिफाइड हूं। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो भी आप सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं उसको आप ध्यान रखें। 5वें पॉइंट में जो ये लिखा है कि ए डायरेक्ट सेलर शेल नॉट विजिट ए कंज्यूमर प्रेमाइसेस विदाउट आईडी कार्ड एंड प्रायर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल। तो आपको जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के पास, कंज्यूमर के पास, किसी के पास जाना है, तो आपके अपने आईडी कार्ड के साथ जाना है और बकायदा प्रायर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल के साथ जाना है। मैं कंपनी में था पहले, वहां पे इसी पॉइंट पे लोगों की एफआईआर दर्ज हुई थी, और लोग सोचते हैं तो बड़ा लाइटली सा मामला, इससे क्या होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के वो किससे मिलने चला गया और उनकी एफआईआर हुई थी कि ये कैसे आ गए मिलने हमसे। तो बकायदा एक जिसे कहते हैं एक्सप्रेस तरीके से कि किसी ने कंफर्म किया हो तभी आप जाएं, और प्रेमाइसेस में, और खास तौर पे जो अनसोशल आवर्स हैं उस पर ना ही जाएं तो बेहतर है। और आईडी कार्ड जो है वो सॉफ्टवेयर में रहते हैं आपके यूजर पैनल में, वहां से आप डाउनलोड करके उसको बना भी सकते हैं, और उसको धारण करके ही आप तमाम जितने भी हिंदुस्तान भर में आपके सेमिनार्स हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जहां कहीं भी आपके गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, आप उसको पहन के ही जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर कि प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू ए प्रोस्पेक्ट विच हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। आज भी मैं देख रहा था बहुत लोगों को, और अक्सर सुनता रहता हूं जो ऑफिस में भी आते हैं, उन्होंने खुद के कुछ पर्चे छपाए होते हैं और वो अपनी मर्जी से उन पर्चों को बांट रहे होते हैं। हैंडबिल्स होते हैं, लिटरेचर होता है। ये पॉइंट इस बारे में आगाह करता है कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब दार्जुनाइन, अभी के हिसाब से दार्जुनाइन ने अगर कोई अप्रूव ना किया हो, तो आप कोई लिटरेचर को, किसी प्रोस्पेक्ट को आगे नहीं देंगे। अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो बहुत रिच है हमारा जो रिसोर्स है, और बहुत अच्छे आगे के भी प्लान हैं जो अभी इस वक्त मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। बहुत से अच्छे अच्छे और भी लिटरेचर आ रहे हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में भी, जिसको आप शेयर कर सकते हैं। तो कृपया ये ना करें कि आप अपनी मर्जी से कुछ लिटरेचर छपा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप उसके खुद जिम्मेवार हैं, उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने उस लिटरेचर को खुद बांटा है जिसमें हमने अप्रूव नहीं किया। आप पता नहीं क्या बांट रहे हैं। बहुत से लोग मैंने कई बार व्हाट्सएप स्टेटस में या फेसबुक में अलग अलग जगह देखा है कि लोग उसको इस तरह से भी पेश करते हैं कि हर बीमारी का शर्तिया इलाज, और अलग अलग तरह के इस तरह के क्लेम्स होते हैं उसमें, जो लिटरेचर कंपनी ने नहीं दिया। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में जाता है, उसके लिए हमारी एक फंक्शनल टीम है, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारी इंटरनल टीम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम है, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है, इवन मैं भी और मैनेजमेंट भी, और बहुत से लोग उसको देखते हैं, मीडिया टीम भी उसको देखते हैं, फिल्टर करते हैं कि क्या ये जो चीज उस पे सोशल मीडिया पे जा रही है, क्या ये डीएस रूल्स के, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए हैं उसके मुताबिक है या नहीं। पिछले कुछ दिनों में आपने नोट किया होगा कि जो हमारा फॉर्मेट है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट डालने का, वो बदल गया है, और वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, और इवन ये जो प्रिंट लिटरेचर है उसमें भी नजर आएगा आपको। तो कृपया करके इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाएं और कुछ ऐसा लिटरेचर ना पास करें, क्योंकि हमारा जो लिटरेचर दिया हुआ है उसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इंग्रेडिएंट्स की कहें या किसी भी बात की। तो आपको उसमें खुद का कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ ऐसा डिजाइन कर दूं, या XYZ कंपनी में ऐसा बना हुआ था तो मैं भी छाप देता हूं। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे और हमारे पास ऐसा कुछ रिपोर्ट आता है, तो उसमें हमारे तरफ से भी कार्रवाई होगी, और जो बाहर जो एक्सटर्नल अथॉरिटी वो जो कार्रवाई करेंगे तो करेंगे। तो प्लीज लिमिट दिस, और अपने मर्जी से लिटरेचर ना ही सॉफ्ट फॉर्म में ना ही हार्ड फॉर्म में दें। और अगर भी अगर आपको शेयर करना भी है तो जो हमारे ऑफिशियल पेजेस पे है उसको ही शेयर करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इन परसुएंस ऑफ ए सेल मेक एनी क्लेम दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द क्लेम्स ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। ये मैं पहले ही अभी कवर कर चुका हूं कि कोई ऐसा क्लेम, जैसे एक ने मुझे हंसी भी आई बात सुन के कि एक ने स्टेटस डाला हुआ था, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर डागर, और इस तरह के अलग अलग क्लेम्स जो हैं व्हाट्सएप स्टेटसों में और तमाम जो फेसबुक में दिखाई देते हैं, जो कि रॉन्गफुल क्लेम है, जिनको नहीं करना चाहिए, और वो हमने नहीं ऑथराइज किए।
मतलब बार बार यहाँ बात आ रही है ऑथराइज बाय द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब हम जो लीगल एंटिटी है, तो हम जो अप्रूव करेंगे, जो कंपनी अप्रूव करेगी, वही लीगल है, वही वैलिड है, और वो आपके लिए भी एक जिसे कहते हैं सेफ्टी मेजर है, जिसको आप शेयर करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। जैसे मैंने बताया पहले आपको कि जब ये रूल्स आए तो इन रूल्स में तीन इसके पार्ट थे कि एक कंपनी के लिए आदेश थे कि कंपनी को इन बातों का पालन करना है जो हम कर रहे हैं, और बहुत हद तक हमारी सारी बातें पूरी हो गई हैं। जो भी हिदायतें उसमें कंपनीज के लिए दी गई थी वो हमने पूरी कर दी हैं, और कुछ ऑब्लिगेशंस और जो रूल्स हैं जो आपके डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट में भी लिखे हैं वो आपके लिए थे। लेकिन एक ऐसा भी हिस्सा है इसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर, के दोनों की जो साझा जिम्मेदारी है वो किस किस बात की है। वो ये कुछ 8 पॉइंट हैं, जल्दी से मैं इनको बताना चाहूंगा। कि जो पहला पॉइंट है, टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर सो एज टू एनेबल द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑफर बीइंग मेड एंड द कमिटमेंट इन्वॉल्व इन प्लेसिंग एनी ऑर्डर। के जो भी आप ऑफर दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, उसकी जो टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और आपका जो कंज्यूमर है, प्रोस्पेक्ट है, उसको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए बात की। कोई ऐसी वेग बातें या कोई ऐसी चीज ना हो कि उसको समझ में नहीं आया, उसको पूरी क्लैरिटी, और बार बार पूछना कि आपको इस सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। तो ये बात है क्लैरिटी की, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो है, द प्रेजेंटेशन एंड अदर रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन डायरेक्ट सेलिंग shall not contain any product description, claim, illustration or other element which directly or by implication is likely to mislead the consumer। कोई भी ऐसी बात जो मिसलीडिंग हो वो ना हो। कुछ दिन पहले मैंने एक ये भी एक कॉमेडी की बात है कि कुछ दिन पहले मैंने किसी की पोस्ट देखी, और उसमें उसको शायद उसकी इंग्लिश उसकी कमजोरी थी, और या कितना से समझ में आता था, या कितना उसने अपने अपलाइन से पूछा था, क्योंकि ये फर्ज अपलाइंस का भी है अपनी टीम को ट्रेन करने का, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में। तो पता नहीं उसे कितना पता था, और उसने जो गैनो टूथपेस्ट है उसके क्या समझ में आया, उसने लिखा स्पेशली मेड फॉर, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए खास। उसे गैनो और गायना गायना का मतलब नहीं समझ में आया, तो गैनो को उसने ये बता के पेश किया कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए, मतलब गायनेकोलॉजी वाला जो केस है उसके लिए, और शायद बेचारा लेता भी नहीं होगा वो। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ये गैनो सोच के तो लेडीज का लेता भी नहीं होगा। लेकिन ये बात जो है नंबर 2 पॉइंट वाली है कि मिसलीड दी कंज्यूमर, के है कुछ प्रोडक्ट बना है किसी और चीज के लिए, लेकिन आप कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए नहीं बना। जैसे आपने देखा होगा पीछे एक बड़ी मशहूर कंपनी है, उस पे कोरोना में भी काफी आपत्ति आई थी कि आपने कैसे ये कोरोना का इलाज निकाल दिया, और कैसे, और बहुत बवाल हुआ था इस पे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसमें। तो वही है वो वही बात है, मिसलीडिंग द कस्टमर, कि आपकी कोई बातें, आपकी कोई प्रेजेंटेशन, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन, आपकी कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपने तरह से, यहाँ पे भी सारी वो बातें आती हैं कि जो हमने दिया वो बेहतर है लिटरेचर, अगर आप उसी का इस्तेमाल करें तो बढ़िया है, आप खुद से कुछ करेंगे तो फिर उसमें फंसेंगे, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रमोशनल लिटरेचर, एडवर्टाइजमेंट और मेल कंटेन द नेम एंड एड्रेस और टेलीफोन नंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड इंक्लूड द मोबाइल नंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलर। आगे के जितने भी लिटरेचर आपको मिलेंगे उसमें हमारा कस्टमर केयर नंबर, और उसमें हमारा एड्रेस, और जो भी ऑफिस की जानकारी है, एड्रेस, वो सब होगा उसमें। और एक खास तौर पे एक इस चीज को कंप्लाई करने के लिए हम एक बॉक्स भी बना के देंगे, एक व्हाइट बॉक्स होगा, और उस बॉक्स में जो यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया, जब आप किसी को पकड़ाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे उसमें। जो नंबर 3 पॉइंट है जो लिखा है एंड इंक्लूड द मोबाइल नंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलर, तो हमने इसकी तैयारी कर ली है। आगे के जितने ऐसे लिटरेचर आएंगे उसमें एक बॉक्स होगा, आप किसी को पकड़ाएंगे, ताकि कभी ऐसा इश्यू होता है आप किसी को पकड़ा के आ जाओ, तो किस डायरेक्ट सेलर ने दिया था, वो बॉक्स में जो नंबर होगा उससे उसको जो ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने इसलिए ये बनाया है कि उसमें उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो उस तरह से सारा लिटरेचर जो है प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेमेडियल एक्शन ओपन टू द कंज्यूमर शैल बी क्लियरली सेट आउट इन द ऑर्डर फॉर्म और अदर अकम्पनिंग लिटरेचर प्रोवाइडेड विद द गुड्स और सर्विस। मतलब कि उस ग्राहक के लिए, उस कंज्यूमर के लिए, उस कस्टमर के लिए क्या रेमेडियल एक्शन है, कि मतलब क्या पॉलिसीज हैं
चाहे रिटर्न पॉलिसी हो, रिफंड पॉलिसी हो, या कूलिंग ऑफ पीरियड हो, या अगर उसकी कोई शिकायत है प्रोडक्ट को लेके, क्वालिटी को लेके, ऐसे क्या क्या रेमेडियल एक्शन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, तो वो उसको क्लियरली बताना है कि ये रेमेडियल एक्शन है। अगर ऐसे नहीं कि सामान पकड़ा के आ गए और वो पूछ रहा है कि मेरा तो अंदर से ऐसा निकला, और ये बैच वाइज होते हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट में संभावना ना के बराबर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उस कंज्यूमर बेचारे को उसके हितों का संरक्षण किस तरह से होगा, आपको उसे रेमेडियल एक्शन बताना है कि किस तरह से उसको इन बातों को ऑफिस तक पहुंचाया जाए प्रॉपर चैनल में, ठीक है। और उसको अपने ग्रुप्स तक ही सीमित नहीं रखना है कि वो उसने मुझे बता दिया, मैंने उसे बता दिया, व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन उसको पूरा रेमेडियल एक्शन का मतलब कंपनी तक वो कैसे पहुंचेगा। नंबर 5वां पॉइंट, द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफर डज नॉट कंटेन और रेफर टू एनी टेस्टिमोनियल, एंडोर्समेंट और सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन अनलेस इट इज जेन्युइन, वेरीफाइबल एंड रेलेवेंट। बहुत सी टेस्टिमनीज लोग आउट ऑफ जिसे कहेंगे जोश, या मतलब जिसे एक्साइटमेंट में, वो मुझे भी भेजते रहते हैं ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है टेस्टिमनी सबमिट करने का, और उसको किस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, जिसमें बकायदा कंसेंट फॉर्म होता है, जो जिसकी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं टेस्टिमनी, क्योंकि जो भी लोग जो दे रहे हैं अपनी टेस्टिमनी, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो जेन्युइन, वेरीफाइबल एंड रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी कि किसी की शादी नहीं होती थी और उसने फिर डे क्रीम और नाइट क्रीम खरीदी, नाइट क्रीम सोने के बाद लगाई, डे क्रीम उठने से पहले लगाई, उसकी शादी हो गई। तो ऐसी मनगढ़ंत और बातें जो हैं, टेस्टिमनीज हैं, वो नहीं देनी है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड हो। ऐसी चीज हो जो वेरीफाइबल हो और जिसको हम जिसे कहते हैं रेलेवेंट, वेरीफाइबल और जेन्युइन हो, बकायदा मेडिकल रिपोर्ट से उस पे आधारित हो, उसी को हम वेरीफाइबल मान सकते हैं। 6 पॉइंट है, एंगेज इन और कॉज और परमिट और एनी कंडक्ट दैट इज मिसलीडिंग। किसी भी तरह का, चाहे वो बिजनेस प्लान में हो, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, आपको मिसलीड नहीं करना है। और कोई भी ऐसे मटेरियल पर्टिकुलर जो कि कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो वो पूछ रहा है, उसको सही रास्ता मार्गदर्शन करना है उसे। उसको ऐसे नहीं करना कि कोई मटेरियल पर्टिकुलर जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हैं या सामान को लेके है, वो जो है बिल्कुल करेक्ट जो चीजें हैं उसको बताना, मिसलीड नहीं करना। आज मेरी बेरी साहब से बात हो रही थी और बेरी साहब ने भी बोला कि इसका भी हम अभी एक ब्रॉडकास्ट करेंगे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं कि कोई सपोज कीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी पूछ रही है क्या मैं ये ले सकती हूँ, और आपको क्योंकि अपना सामान बेचना, और आप बोलो हाँ ले सकते हैं, तो ये मिसलीडिंग में गिना जाएगा कि आप मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, indulge in mis-selling of products or services to consumer or use any use or cause or permit to be used any fraudulent। ये भी उसी बारे में है कि आपको प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग नहीं करनी है, किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में नहीं आना है, और इसका ध्यान रखना है हर जगह। मतलब ना सिर्फ जब आप इन पर्सन मिलते हैं, इवन आपका, क्योंकि ये जो लॉ है डिफाइन करता है कि आप कवर होते हैं, जो ई कॉमर्स रूल्स है उसके अंडर भी कवर होते हैं। तो बात ये नहीं कि मैं क्या बात करके आ गया, किसी के सामने बैठ के क्या बात करके आ गया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे भी जा रहे हो और मिस सेलिंग कर रहे हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हैं, वो मिस सेलिंग में गिना जाएगा। अभी एक महानुभाव थे कुछ दिन पहले, उन्होंने हमारे ही टूथपेस्ट का, पता नहीं कौन से ई मार्केट प्लेस पे, मेरे पास है उनकी डिटेल्स, उन्होंने क्या किया कि हमारे ही टूथपेस्ट को एमआरपी से भी ज्यादा करके बेच रहे थे। तो ये भी मिस सेलिंग में गिना जाता है, और उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमें आदेश है, और हम कर सकते हैं, और कानून भी हमें इस बात की अलो करता है। लास्ट पॉइंट जो है इसका, वो है पर्सन नॉट टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नो पर्सन हु इज कन्विक्टेड और बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years प्रायर टू हिज एसोसिएशन विद द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड शैल बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस पॉइंट का मतलब यह है कि एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और जिसके तहत जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं देश भर में, वो इस एक्ट के तहत होते हैं, जिसे कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम शॉर्ट में कहते हैं 1872। ये जो पॉइंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ इशारा करता है
जिन्होंने लॉ पढ़ा होगा वो समझ सकते हैं इस बात को कि किस तरह से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया है कि कौन शख्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं कर सकता जिसपे कोई चार्जशीट दायर हो, जो केस चल रहे हो, अगर वो दिवालिया हो, या फिर उसका जो दिमागी हालात है ठीक नहीं है। और दिमागी हालात ठीक अगर नहीं है तो वो बिजनेस में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अनसाउंड माइंड का पर्सन, उसकी कोई आईडी वाईडी भी नहीं लगानी चाहिए। और जैसे वो एक जमाने में 70s में फिल्म थी, कहते हैं डॉन फिल्म का डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आजकल डॉन को पकड़ना मुमकिन भी है, और ऐसे लोगों को ना लाएं जिन्हें 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो, कि भाई 36 केस चल रहे हैं, उन्हें उठा के ले आए हमारे बिजनेस में। तो उससे कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा करी, कि जिन्हें 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही हो उनको ना लाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इन ए नटशेल अगर मैं आपसे बात करूं कि ये अब तक जो हमने देखा, अब ये वाला हिस्सा जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का है वो खत्म हो गया, हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन ए नटशेल बात करूं शॉर्टकट में कि ये कानून कहता क्या है, तो ये कहता है कि जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे आप किसी घर में जाके मीटिंग कर रहे हैं, या आप 1-to-1 प्लान दिखा रहे हैं, या कहीं बाहर बैठे हैं, या ऑफिस सेमिनार में ला रहे हैं, आप 3 P से डील करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट, प्लान एंड पीपल। इन तीनों को लेके आप बाहर निकलते हैं, कि दार्जुनैन के प्रोडक्ट्स को लेके निकलते हैं, बिजनेस प्लान को लेके निकलते हैं, और आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में जो ये पूरा इसका क्रक्स है वो ये है कि इन तीनों में आपको कोई भी मिसलीडिंग या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है, ना ही प्रोडक्ट के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने ये बात पकड़ ली 3P वाली, तो आप मतलब इस एक्ट के जो सारी चीजें उसको मान लेंगे। ना तो आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत जानकारी देनी है, ना ही आपको प्लान के बारे में कुछ ऐसा कि जिसे कहते हैं कि मतलब आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, ये बहुत एग्जैगरेट करके प्लान को नहीं बताना है। और जब आप लोगों से भी बात करें तो लोगों को भी बिल्कुल क्लैरिटी में रखना। तो ये 3P को पकड़ के रखें। और जैसे वो बोलते हैं ना कि 4 लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे, तो ये जो 4 लोग मिलते हैं आपको, कि चार चार लोग क्या कहेंगे, तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया कि आपको जिंदगी में और बिजनेस में सिर्फ 4 तरह के लोग मिलेंगे। और जो ये 4 लोग हैं, ये 4C हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं: क्रिटिक्स, कंपेनियंस, कंपिटिटर्स एंड चैलेंजर्स। इन 4 को छोड़ के आपको 5वां कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट, प्लान और पीपल इन चीज को लेके जब आप बाहर निकलते हैं, तो इन 4 तरह के लोगों से आप मिलेंगे। और आप इनसे जब भी मिलें आप क्लैरिटी रखें, और किसी बात में मिसलीडिंग चीज ना वो करें। अब जो एक लाइन नीचे लिखी हुई है, इस बात का आपको जिसे कहते हैं घमंड भी होना चाहिए इस बात पे, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो है दार्जुनैन में लिखा है जैसे यू आर लेड बाय कंपनी लेड बाय द प्रोडक्ट्स। तो नीचे जो एक लाइन लिखी है मैंने, जिसमें लिखा है यू डोंट डिलीवर प्रोडक्ट्स, यू डिलीवर एन एक्सपीरियंस। आप किसी को जब प्रोडक्ट देते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते, आप उसे एक एक्सपीरियंस देते हैं। जो आपसे मिल रहा है वो इस बात से खुश होना चाहिए कि ये दार्जुनैन का एसोसिएट मुझे प्रोडक्ट दे के गया, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा एक्सपीरियंस है। इसने मुझे जो प्लान दिखाया ये बहुत बेहतरीन प्लान है इंडस्ट्री का, और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और आपसे मिलके भी आपका जो आचरण है इस तरह से हो कि आपसे मिलके भी उसे अच्छा लगे। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से पे, जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का हिस्सा, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक मैंने कवर करने थे, एक हिस्सा खत्म हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और अगले हिस्से में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे आपके सामने जो हमारे अलग अलग जगह में, आपके ऑफिस में भी हमारे देखा होगा आपने, वासुदेव कुटुंबकम ये लिखा रहता है। और इस पे आधारित जो है ये जो है उपनिषद में भी इसका जिक्र है, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। और वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। जो सारा जो समस्त मानव जाति है, जो ये पृथ्वी है, वो एक कुटुंब है, एक फैमिली है। और ये जब बातें लिखी गई थी तो जैसे एक ग्रीक टर्म है फिलोस, जिसको लेके जो वर्ड है फिलोनथ्रोपी बना, जिसका मतलब है कि आप किस तरह से अपने अच्छे मानवीय आचरण से लोगों का भला करते हैं। तो ये वासुदेव कुटुंबकम का मतलब वही है कि जो पूरा संसार है वो एक परिवार है, और उस परिवार में सबको अच्छी तरीके से आचरण करना है।
लेकिन जैसे एक टर्म होती है कि पद का दुरुपयोग, कि वो उस पद पे उस पद का दुरुपयोग, उसी तरह ये जो पद है वासुदेव कुटुंबकम, इसका एक दुरुपयोग मैंने देखा है। और वो दुरुपयोग जो है, अगली स्लाइड में आपके चेहरों पे हंसी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है, जो अब मैं अगले टॉपिक पे आ गया, क्रॉस स्पॉन्सरिंग, के मतलब किसी की भी टीम का है, एक फैमिली है, आ जा भाई मेरे पास। तो उसका मतलब ये नहीं है उसको यहां नहीं यूज करना, वो सब जगह लागू होता है, लेकिन वो यहां लागू नहीं होता। और इस बात पे, क्रॉस स्पॉन्सरिंग पे काफी दिनों से मैं आना चाह रहा था, और जो मैनेजमेंट भी बोल रहे थे कि इस पे आपको खास तौर पे सेशन लेना चाहिए, तो मैंने कहा आज एक अच्छा मौका है जब इस पे मैं बोल पाऊंगा। तो जो ये क्रॉस स्पॉन्सरिंग है, जिसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग डज नॉट, सॉरी, कंपनी डज नॉट अलाउ क्रॉस स्पॉन्सरिंग, इसका मतलब हम इस तरह की कोई इजाजत नहीं देते क्रॉस स्पॉन्सरिंग की। और जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग है, जो नए लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे ये क्या टर्म है या इसका क्या मतलब है। तो उसके कुछ जो मुख्य जो इंस्टेंसेस हैं वो नीचे लिखे हुए हैं कि किसको, किसके तहत किस चीज को ये माना जाए कि ये क्रॉस स्पॉन्सरिंग है। तो क्रॉस स्पॉन्सरिंग किस किस को माना जाएगा, और सिर्फ यही नहीं है कि ये चार हैं तो पांचवा कोई आप एक कोई क्रिएटिविटी निकाल लें। क्रॉस स्पॉन्सरिंग अगर पाई गई तो कंपनी इस पे सख्त कार्रवाई करेगी। और वो जो कुछ कारण है दे रखे हैं कि किसको माना जाएगा, वो ये है कि अगर कोई किसी दूसरी टीम में ज्वाइन है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है दार्जुनाइन का, उसको आप अपने यहां ले आए, अपनी अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्रॉस स्पॉन्सरिंग के तहत माना जाता है। दूसरा, अगर किसी का हस्बैंड है, स्पाउस की बात हो रही है, साइनिंग अप दिस स्पाउस व्हेन द हस्बैंड इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर हस्बैंड किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और स्ट्रक्चर में है, तो उसकी वाइफ को दूसरी जगह ज्वाइन करा लेना, या वाइफ कहीं और है उसको इधर ज्वाइन करा लेना, वाइस वर्सा। तीसरा, साइनिंग अप अंडर अनदर स्पॉन्सर विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम द अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, के पहले कहीं आईडी चल रही है, मन नहीं लगा, या किसी तरीके से उससे अपलाइन से बात नहीं बनती, या जो भी शिकायतें हैं, उसका शिकायतों का जो निवारण है वो खुद से कर लिया, कि उसको रिजाइन भी नहीं दिया पुरानी आईडी को और नई डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगा दी, तो ये भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग के तहत आता है। और एक और है कि अपनी आईडी पे किसी और को काम कराना या करने देना, ये भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग के अंदर आता है। या अगर बेटा बेटी है किसी का, या फैमिली मेंबर है, उसको भी अपनी लाइन में ज्वाइन करा लेना, किसी और के उसमें है, उसको अपने यहाँ ज्वाइन करा लेना, वो भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग में आएगा। और कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने यहाँ लिखा है कि अगर हमें पता चला, इफ ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें पता चला कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग हुई है, और जिसके लिए बकायदा जो है हमारे अंदर एक इंटरनल टीम है उसका गठन होता है, और उस पर वो पूरी इंक्वायरी करती है, और एडमिन जो एसेस है सॉफ्टवेयर की, वो मेरे पास भी है, मैनेजमेंट के पास भी है, टीम के पास भी है। तो हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कब आईडी लगी थी, कैसे लगी थी, क्या लगा था, किससे लगा था, और उसके बाद उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उसकी जो नई आईडी है, ये सिर्फ ये नहीं है कि नई आईडी कैंसिल हो जाएगी, और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, जैसे टर्मिनेट ही किया जा सकता है, या जो गवर्नमेंट ने अभी हमें एक इस एक्ट के तहत एक अधिकार दिया है मॉनिटर करने का, और डीलिस्ट करने का, और ब्लैकलिस्ट करने का, और कुछ कंपनियों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है, तो हम उसमें भी नहीं झिझकेंगे। और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो वेबसाइट के होम पेज पे उस शख्स की आईडी और उसका नाम, हम जिसे कहते हैं, वो खबर जो है अखबार में छप जाएगी और सबको पता चल जाएगा। तो इसको बहुत सीरियसली ले रही है कंपनी, क्रॉस स्पॉन्सरिंग को। और जो भी ऐसे जो केसेस हैं, उनको, जो भी हमारे सामने आते हैं, उनको हम सख्त कार्रवाई करते हैं। अभी की अगर मैं बात करूं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, केस स्टडी है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा, कि किस तरह से ऑफिस में बैठ के, और इससे पहले कि मैं ये केस स्टडी आपसे शेयर करूं, एक डिस्क्लेमर के साथ आना चाहूंगा कि ये काल्पनिक घटना तो नहीं है, ये हकीकत में हुई है। लेकिन अगर वो शख्स इस जूम सेशन में है, अगर वो देख रहा है, तो ये ना सोचे कि आज तो मुझे लपेट दिया या मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर ली। लेकिन ये हुई है, ये सच्ची, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई काल्पनिक घटना है, ये सच्ची में हुई है। तो एक बात, मतलब दो टीमों की लड़ाई हमारे सामने आई इसी पॉइंट पे लेके, क्रॉस स्पॉन्सरिंग को लेके, कि ये तो मैंने ज्वाइन कराया था और मैंने ज्वाइन कराया था। और जिन्होंने जिन्होंने बाद में आईडी लगाई थी, वो मेरे पास ये दलील लेके पहुंचे, उनके तीन पॉइंट थे, और उन्होंने तीनों जो इंग्लिश के होते हैं ना,
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो तीनों मुझे दिखा दिए। और एक दिन में नहीं, 2-3 दिन बारी बारी आके पहले पास्ट टेंस की बात करते हैं। मैंने कहा जी ये आईडी क्यों लगाई आपने? जब कार्रवाई शुरू हुई, उनसे ये कंप्लेन दर्ज हुई, तो कहने लगे सर हम पिछली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में साथ थे इसलिए ये आईडी लगाई। तो ये हो गया भूतकाल। चलो जी, एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फिर मैंने पूछा, रोज आते थे ऑफिस, यहीं के रहने वाले हैं, फिर आते थे। फिर मैंने पूछा अच्छा हाँ जी इसके बारे में आपने क्या सोचा, ये तो टर्मिनेट होगी। कह रहे ये मेरे जो ये बंदे हैं ना जिनकी दोनों की आईडी साथ लगी है, ये प्रोफेशनली कनेक्टेड है, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही प्रोफेशन में है, इसी लगाई। मतलब पास्ट टेंस हो गया, पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में साथ थे, अब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये कि जी अब ये साथ काम करते हैं तो काम करने में आसानी होती है, ये एक ग्राउंड, ठीक है। फिर तीसरे में फिर वो और थोड़ा चौड़े हुए और मेरे सामने बैठ के बोल रहे कि सर अब वो दोनों राजी हैं तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वही वाली बात होगी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अब ये मियाँ बीवी राजी हैं, क्या करेगा काजी, और बोल किसके सामने रहे, काजी के सामने बैठ के। तो काजी क्या कर सकता है, काजी तलाक भी करा सकता है। तो फाइनली क्या हुआ कि उनकी आईडी वो टर्मिनेट हो गई और जो नई आईडी लगी थी, और इस तरह से इस पे कार्रवाई हुई। ये सच्ची घटना है जो रिसेंटली हुई है, और ये सिर्फ कोई एक ऐसी केस स्टडी नहीं है। इस तरह की कोई भी घटना पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आएगी और उसको अगर ये प्रूव हो गया तो सारी जो कार्रवाई होगी वो सख्त ही होगी। क्योंकि हमें मौका मत दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो हमारी जिसे कहते हैं वी हैव ए स्मॉल बट फॉर्मिडेबल टीम, कि हमारी एक छोटी सी टीम है, और जो इस तरह के केसेस हैं ये हमें रेफरी बना देते हैं कि मैच शुरू हो गया जी आप रेफरी बन जाओ, इसने किया इसने किया। तो हमें और भी जो जरूरी काम है उनमें लगने दो, कंपनी की तरक्की के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, और भी हमें बहुत आगे जाना है। लेकिन इस तरह का रेफरी मत बनाइए कि हम ऐसे केसेस को जो ऑफिशियल कोर्ट रूम है उसमें सेटल करें हम। और जब हम इसकी बात करते हैं, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा क्रॉस स्पॉन्सरिंग के बारे में कि जो हमारा कोर वैल्यूज है, जो कि मैंने क्राउन प्लाजा में भी शेयर किया था, जो है क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड पैशन। क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड पैशन, और उसमें सेंटर में इंटीग्रिटी रखा गया है कि इंटीग्रिटी बहुत होना जरूरी है, और खास तौर पे इस बिजनेस के लिए, इस धंधे के लिए, क्योंकि इंटीग्रिटी पे ही आधारित ये बिजनेस है। अच्छा इंसान होना पहला जरूरी है। और जब मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूं तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है, अगर आम तौर की भाषा में, अगर आम भाषा में अगर मैं बात करूं इंटीग्रिटी का, कि जैसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स हैं और न्यूमेरिक्स हैं, ये कैरेक्टर्स होते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हैं वो जैसे ए है या बी है या सी है या एक है या दो, वो चाहे यूक्रेन में हो या रशिया में या इंडिया में, वो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि ए इंडिया में तो कुछ और है और यूक्रेन में कुछ और है, रशिया में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, वो सब जगह समान रहेगा। उसी तरह जो इंटीग्रिटी का मतलब मैन ऑफ कैरेक्टर, के जो आपका जो किरदार है वो ऐसा होना चाहिए, वो इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी बातों को सोच समझ के तोल के बोलें, और इस चीज से दूर रहें, इस टर्म को भी भूल जाएं आज के बाद कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग जैसी भी कोई चीज है। क्योंकि अगर ये हमारे ध्यान में अगर आई तो यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और हमारे पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी इस कंप्लायंस और बहुत सी और चीजों के चक्कर में जो कंपनी है हम लोग हैं और काफी बिजी रहते हैं, ठीक है। तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा। अब जो अंतिम हिस्सा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये थर्ड हिस्सा है कंपनी पॉलिसीज का। कई बार मेरे सामने आके लोग बैठते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं कि सर ये कहाँ लिखा है हमें नहीं पता, या हमें तो ऐसा पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है, और उन्हें सामने बैठ के या तो ऐप में या वेबसाइट में दिखाना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश आपसे आज की इस मीटिंग में ये है कि जो भी कंपनी पॉलिसीज हैं, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जो भी लॉ इनेक्टेड हो चुका है, जो भी कानून बन चुका है और जो बनने जा रहा है या बनेगा, क्योंकि ये फ्रीज नहीं है, ये मत सोचिएगा कि पॉलिसी जो 6 लिखी है, सॉरी, ये 6 की 6 हो, इनसे ज्यादा भी हो सकती है, और समय समय पे आपको उसको देखते रहना है। इन सब की जो अवेलेबिलिटी है वो वेबसाइट पे होती है, और बिल्कुल फुटनोट में जब आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी, परचेज पॉलिसी, प्रोडक्ट डिस्क्लेमर, कूलिंग ऑफ पीरियड,
रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज लिखी हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं। और थोड़े दिनों में उसे हम हिंदी में भी वहां पे देंगे, जिससे कि आप आराम से पढ़ सकें, और भी भारतीय भाषाओं में उसको हम वहां पे प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इसमें जो खास तौर पे जिससे मुझे आजकल परेशानी हो रही है, वो है नंबर 5 पे, जो है सोशल मीडिया पॉलिसी। सोशल मीडिया पॉलिसी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लिखी हैं कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स में बहुत सोच समझ के काम करना है, और ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिसके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत भी, जैसे मैंने क्रॉस स्पॉन्सरिंग में बताया, अगर कुछ पाया जाता है तो उसमें भी जो है सख्त कार्रवाई है वो होगी। और सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत मैं बताऊंगा, जैसे ऐसे अकाउंट्स क्रिएट कर लेना। आज मैं किसी कोई ऑफिस में बैठे थे, और मैं जहां बैठता हूँ उसके क्यूबिकल के सामने ही बैठे थे और बोल रहे थे, कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स को वो ये दिखा रहे थे कि ये यूट्यूब चैनल है, ये फेसबुक चैनल है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और क्योंकि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो उनकी, नए लोग बैठे थे, मैंने जाके इंटरफेयर नहीं किया। और कम से कम 4-5 लोग बैठे थे, और जो कुछ भी वो बता रहे थे वो झूठ बता रहे थे, गलत बता रहे थे। तो इस ये भी आता है मिसलीडिंग में। वो पता नहीं कौन से अपने चैनल बता रहे थे, पता नहीं कौन से फेसबुक पेज बता रहे थे, पता नहीं कौन से इंस्टा हैंडल बता रहे थे, और उस पर क्या जानकारी है, ऑथेंटिक है नहीं है, वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन वो सुन रहे थे। अब मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और मैं गया नहीं। लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप अकाउंट बनाएं, उसमें ऐसा पाया गया है कि कुछ लोगों ने बना रखे थे यूट्यूब पे भी, दार्जुनाइन ऑफिशियल या दार्जुनाइन दिल्ली, या ऐसे आप अपनी टीम के नाम से बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मैंने चेंज भी कराए हैं, और ये निरंतर प्रक्रिया है, मैं कराता भी रहता हूं। लेकिन आगे भी पाए गए, अगर आपके भी ऐसी कोई सूचना हो कि कोई चल रहा है, तो हमें जरूर से सूचित करें और उसे हम हटाने की प्रयास करेंगे। लेकिन जो लोग भी इस मीटिंग में जुड़े हैं, वो अपनी टीमों में साफ तौर पे इस बात को बोल दें कि एक ने तो बना रखा था दार्जुनाइन इंटरनेशनल, मैंने कहा बस ये कसर बाकी थी कि लिख दे हमारी और कोई ब्रांच नहीं, नीचे सब कुछ लिख दिया कि भाई दार्जुनाइन इंटरनेशनल। भाई ये क्या बात हुई? तो चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, किसी पे भी इवन ये बात आती है। हजारों आजकल मार्केट प्लेसेस हैं, ई मार्केट प्लेस, जैसे अमेजोन है, भिकाई.com, मीशो। संडे को मैंने रात को मीशो में एक का पोस्ट था वो हटवाया, इंडिया मार्ट, दुनिया भर के। और अगर आपको चलते हुए दिख भी रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा शख्स है जो ढीठ बन के अभी भी बैठा है कहीं, तो आप ये सोच लीजिए कि जो फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट लॉ फर्म्स हैं वो हमारे साथ इम्पैनल्ड हैं, उन सबको लीगल नोटिस जाएगा। और बकायदा उनसे उस बात की, जब से उन्होंने पोस्ट डाली थी, क्योंकि ये इसके कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, इसको मिटा नहीं सकते, ये नहीं कि मैंने तो डिलीट कर दिया। वो तो निकल जाएगा, वो फेसबुक से भी निकल जाएगा, यूट्यूब से भी निकल जाएगा, कहीं से भी निकल जाएगा। तो वो सब निकाल लिया जाएगा कि आपने कब से उससे एक्टिवेट किया था, आप उस पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। और एक बार की बात है, मैं एक केस स्टडी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक बार लोग इतना भी घबरा जाते हैं कई बार मेरे सामने आके भी, कि 2-3 शख्स मुझे ऐसे भी मिले, उन्होंने गूगल मैप में, जैसा हमारा ऑफिशियल है जो हमने कंपनी का कर रखा है, जब कोई सर्च करता है उसे कैसे पहुंचना है, और वो गूगल मैप जो है हमारी वेबसाइट से भी लिंक्ड है, तो उसने बना दिया। तो पता नहीं लोग मिसगाइड हो जाते थे, उन्हें क्या रास्ता मिलता था क्या नहीं मिलता था। एक बार तो मैंने भी गलत क्लिक कर दिया। तो जब मैंने उससे ऑफिस में उसकी पेशी हुई और उसे बुलाया, वो इतना घबरा गया, कह रहा सर बना तो दिया था, मैं भूल गया कैसे बनता है, कैसे डिलीट होता है। तो उसने अपना पासवर्ड भी दे दिया मुझे और अपना ईमेल है, कह रहे सर साथ बैठ गया, सर आप ही कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो भूल गया कैसे करते हैं। तो ऐसे पंगे नहीं लेने हैं, ऐसे चीजों में नहीं जाना है जो बाद में आपके लिए एक परेशानी का सबब बने। तो कोई भी, जितने भी ई मार्केट प्लेसेस जिनकी भी चल रही हैं आज के बाद, उसे डिलीट कर लें। मतलब ये मत सोचिए जैसे वो सीसीटीवी के ऐड में आता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो हम सब देख रहे हैं। तो हमें सब कुछ पता रहता है, मॉनिटर करते रहते हैं। और जो भी ऐसे हैं जिनके अमेजन पे या अलग अलग जगह उन्होंने ई मार्केट प्लेसेस बना रखी हैं अपनी, या नए नए आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि अब पूरा एक तूफान आया हुआ है ऐसे रिटेल ई टेलिंग जिसे कहते हैं उसका। तो अगर ऐसा कुछ बना रखा है तो उसमें आप कृपया करके ना यूज करें उसे, ठीक है। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये हमारे फुटनोट में, और ये रिवाइज होती रहती हैं। और अगर कुछ ऐसा अमेंडमेंट आया, हालांकि उसकी आशंका नहीं है,
लेकिन अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट आया कि कोई खास पॉलिसी हमें अपडेट करनी पड़ी तो हम जरूर से उस वेबसाइट के माध्यम से सूचित करेंगे। अब कुछ मुझे अनाउंसमेंट करने थे, अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और कुछ अनाउंसमेंट करने थे जो जरूरी हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके जो टीम लीडर्स हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो जरूर से इन जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको पढ़ें और उनको भी सूचित करें और बताने का प्रयास करें। सबसे पहला है आने वाले समय में, मतलब जल्दी ही कुछ ही दिनों में जो रजिस्ट्रेशन होगा ये ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए होगा। तो इसमें बकायदा, और ये सब होने से जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग है और वो सब है वो उसके चक्कर ही खत्म हो जाएंगे, और ये ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए होगा देन। और ये कोई हमारी मनमर्जी नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें और हमें इसका पालन करना है और हम करेंगे इसका। 1 पैन 1 आधार 1 मोबाइल नंबर 1 आईडी, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। देन आपसे गुजारिश है कि बहुत सी ऐसी नई टीमें आ रही हैं, जिनकी भी नई टीमें जुड़ रही हैं, जो रिसेंटली आए हैं, उनमें ये पाया गया है कि जो भी ये नए लोग हैं वो अपना कंप्लीट एड्रेस पिन कोड पे नहीं, पिन कोड के साथ नहीं भरते हैं। उसकी वजह से एक ग्रीवेंस तैयार हो जाती है कि मेरा जो सामान है वो लेट मिला या बहुत देर में मिला या मिल ही नहीं रहा, या हाय सर कैसे करें पता नहीं चल रहा। तो वो उसका एक कारण है। तकरीबन 105 के करीब ऑर्डर ऑफिस में रखे थे पिछले हफ्ते में, जिनमें इस तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उस समस्या की वजह से, क्योंकि कंप्लीट एड्रेस नहीं था और पिन कोड नहीं था तो नहीं जा पा रहा था। एक कॉमेडी की बात ये हुई इस कंप्लीट एड्रेस कराने के चक्कर में कि जो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में है उन्होंने मुझे बताया कि सर एक बंदा हमसे आर्गुमेंट कर रहा है कि मैंने उसे बोला कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड दे दे, तो कह रहा बस स्टैंड पे भिजवा दो। तो आप ही बताइए बस स्टैंड पे हम कैसे भिजवा दें और कैसे इस ऑर्डर को हम पूरा प्रोसेस कर पाए। तो ये आपसे गुजारिश है कि अपनी टीमों में इस बात को सूचित करें कि कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड जरूर दें। और कुछ ऐसे, चौथा पॉइंट पे आ रहे हैं हम, प्लीज यूज टिकट सिस्टम। आपके यूजर पैनल में एक टिकट रेस करने का ऑप्शन है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। उसको कई बार लोग सही से ऑप्शन सेलेक्ट भी नहीं करते हैं। उसको सही जिस डिपार्टमेंट को आप सूचित करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आप उसको सेलेक्ट करें और उस टिकट को जरूर से रेज करें। दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको यूज ना करें। लोगों ने अपने अलग प्लेटफॉर्म और अपने अलग फोरम्स बना रखे हैं। पिछले हफ्ते एक कॉल आया मेरे को, वो कह रहा सबको पता है सर आपको ही नहीं पता। मैंने कहा मुझे कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि मैं तो एडमिन पैनल पे टिकट सिस्टम पे बैठता हूँ। तो कह रहे फलाने ग्रुप में बात हो रही थी। तो आप बताइए कि आने वाले समय में जब हम पूरे भारत पे छाने वाले हैं, 748 से ज्यादा जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और अगर हम इतने मार्ट खोलते हैं और इतने शॉपिस खोलते हैं, तो आप ही बताइए कि मैं इतने सर जो रावण वाले हैं वो कहाँ से लाऊं, कौन सा सर से कौन से व्हाट्सएप को देखूं, कैसे मैनेज होंगे, या मतलब कौन कौन, अगर मैं स्टाफ की बात करूं कितने लोगों को रखेंगे जो ये मैनेज हो पाएंगे। तो जो राइट प्लेटफॉर्म है जिससे हमें जो प्रोफेशनल भी है, आइडियल भी है, वो है टिकट सिस्टम जिस पे कार्रवाई होती है। और एक गौरतलब बात यह है जो अच्छी भी है, मतलब इट्स अ रीजन फॉर अप्लॉज के जो भी टिकट हैं वो बहुत कम रह गए हैं। और आज शाम को भी मैंने जब कस्टमर केयर से पूछा, उन्होंने बोला बहुत कम रेज हो रहे हैं सर और सारे मैक्सिमम रिजॉल्व हैं। तो उस पे हम जैसे बीच में एक बड़ी टेलीफोनिक जायंट ने बोला था वी आर ए जीरो टिकट कंपनी, कि हम ऐसी कंपनी बन रहे हैं कि जिसमें टिकट आते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा भी कुछ उसी रूपरेखा पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन इस पे बहुत कम आते हैं। लोगों ने जो अलग फोरम बना रखे हैं कि मैंने डागर साहब को बोल दिया, मैंने फलाने साहब को बोल दिया, उनको तो पता है, उनको तो पता है ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता। ऑफिस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सही प्लेटफॉर्म है वो है टिकट सिस्टम। आप उसी का प्रयोग करें। अगर उसमें आपका जिसे कहते हैं डिजिटली साउंड नहीं है तो आप कस्टमर केयर नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास तौर पे जो अगले पॉइंट में ये बात मैं बताना चाहूंगा, 5वें नंबर का जो पॉइंट है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कौन से हैं। जैसे आज ही की मीटिंग में जैसे कोई बैठे हुए थे सामने, वो बता रहे थे कि इस फेसबुक वाले पेज पे जाना, फलाने पे ट्रेनिंग मिलेगी, इस पे मिलेगी, उस पे मिलेगी। मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन
ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो ये जान ले कि जो हमारे कंपनी के जो होम पेज है उसमें जो फुट नोट में और ऊपर जो सोशल मीडिया आइकन्स बने हैं, उसमें जो फेसबुक का, इंस्टा का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वो आपको लीड करेगा। उसको छोड़ के आप कहीं भी जा लैंड कर रहे हैं तो वो पेज हमारा नहीं है, उसका जिसे कहते हैं उसके से हमारा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। और उसके हम कोई क्योंकि उसमें कोई ऐसे फैक्ट्स और कंटेंट जो हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो उस पे हैं। और एक और खास बात जो कि इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप टेस्ट भी कर लीजिएगा, वो व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड हैं। मतलब अगर आप हमारे फेसबुक पेज जो कि हमारी वेबसाइट से आपको लीड करके हमारे फेसबुक पेज पे ले जाएगा, तो जब आप फेसबुक पेज पे जो व्हाट्सएप वाला आइकन है उसे आप क्लिक करेंगे, उसमें मैसेज डालेंगे, तो वो मैसेज सीधा हमारे कस्टमर केयर में आता है। तो देखिए कितने अलग अलग तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर केयर की जो मेल आईडी है वो उपलब्ध है वेबसाइट में, और नंबर है, टिकट सिस्टम है, जो ये ऑफिशियल चैनल्स में आपको बता रहा हूँ। फेसबुक से इंटीग्रेटेड है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है हमारे इंटीग्रेटेड है व्हाट्सएप से। और भी बहुत सी ऐसी डिजिटल चीजें आने वाले समय में आपको हम एक मैसेज सेंटर, जैसे कि बैंक से इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, वो हम देने वाले हैं। और बहुत सी नई नई चीजें देने वाले हैं जो कि आपको आप रेगुलर अगर अपने एप्स और उसको अपडेट करते रहेंगे तो आपको तमाम चीजें मिल नहीं पाएंगी। छठा पॉइंट है, मैं इसका कुछ हिस्सा पहले कवर कर चुका हूं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अकाउंट्स ऑन ई मार्केट प्लेसेस। ऐसे फ्रेंचाइजीज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने किसी भी ई मार्केट प्लेसेस में, जैसे कि अमेजन और इंडिया मार्ट या अलग अलग अभी अनगिनत हैं जिनका नाम भी नहीं ले सकते, मीशो हो गया या बहुत से और भी अब तो नए नए आ रहे हैं, बिकाई.com और सिलाई.com और पता नहीं क्या क्या .com। तो उन सब में आपको अकाउंट नहीं बनाने हैं। और उसमें ऐसा भी पाया गया है कि वो एक मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन, और वो बकायदा हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है आईपीआर एक्ट, उसका हनन होता है। और उसके तहत बाहर से जो एक्शन होगा वो तो होगा गवर्नमेंट का, लेकिन कंपनी भी आपके पास आपको लीगल नोटिस सर्व कर सकती है, आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकती है, आपको ब्लॉक कर सकती है, आपसे हर्जाना भी वसूल कर सकती है कि आपने फ्रॉम द डेट यू क्रिएटेड योर अकाउंट, जब से आपने उस ई मार्केट प्लेस में या सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था तब से लेके और खत्म होने तक। ये मेरा एक खास फोर्टे है जिसे मैं कहूंगा कि मेरी जो पिछली कंपनी में थी जो थी उसमें जो आईपीआर एक्ट के तहत और सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत मेरे पास बहुत केसेस आते थे। और ये इसमें मेरी खासियत है, तो इसमें मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर ये ऐसा आता है तो मुझे एक्शन क्या लेना है। और ये मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है, तो उसमें बहुत जिसे कहते हैं जागरूक होके और जुझारू होके करता हूँ। और तो इस बात का आप ख्याल रखें, इसको एक हिदायत समझें कि जो ये बोला गया है। 7th पॉइंट जो है वो है डू नॉट सेल ऑन टू बोट्स। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आप सोचते हैं कि कोई एक्शन नहीं होगा। डू नॉट सेल ऑन टू बोट्स का मतलब कि ये भी कंपनी कर रहे हैं, वो भी कंपनी कर रहे हैं, तो ये कहीं चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। क्रिप्टो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फलानी भी कर रहे हैं, ढिमकानी भी कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, है ना। इस मिशन में भी शामिल है, उस मिशन में भी शामिल है, ठीक है। तो ये यहां पे नहीं चलेगा। यू कैन नॉट सेल ऑन टू बोट्स, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर ऐसा पाया गया और ऐसा प्रूफ मिले हमें, हमारे ऑफिस तक पहुंचे विद एविडेंसेस, तो गवर्नमेंट ने, अगर आप एक्ट तसल्ली से पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रावधान दिया है जिसमें जो ड्राफ्ट आया था उसमें वर्ड यूज हुआ था ब्लैक लिस्टिंग, कि आप अपनी साइट पे जाके ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट कीजिए, सबके सामने जग जाहिर होने चाहिए, ताकि वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाएं अगर डायरेक्ट सेलिंग में, तो उनको लोग जानते हो। अगर ए कंपनी को छोड़ के बी में भी जा रहे हो, अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो पूरी इंडस्ट्री उन्हें जानती है कि ये ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन कुछ रहम हुआ और इस टर्म को जो उन्होंने यूज किया इस एक्ट में, जबकि 28 दिसंबर 2021 को आया, उसको यूज किया डी लिस्टिंग, कि उनको डी लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मतलब वही है कि आपको वहां पे वेबसाइट पे बकायदा जो है लोगों के सामने आपका बताया जाएगा कि किस तरह से आपने गलत काम किया है, ठीक है। और बात सिर्फ इस बात की नहीं आती कि जो डी लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग है ये सिर्फ 2 कंपनियों में काम करने से है। अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी
किसी के पैसे लेके भाग गए, या मतलब डाउनलाइन से पैसे ले लिए, शॉपी से ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, सामान उठा के भाग गए, या कुछ भी ऐसी हरकत जो कि बकायदा इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराओं के तहत भी आती हो, वो सारी जो धाराएं आप पे भी लागू होती हैं। आप किसी ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं है कि वो सारी धाराएं आप पे लागू नहीं होती। तो कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगर पाई गई तो वो भी डीलिस्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग के तहत दर्ज होगी और आपका नाम होगा और कार्रवाई अलग से होगी। तो ये सारी बातें हैं जो जिनका आपको ध्यान रखना है। 8वां जो है इस एक्ट में, जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट आया, इसमें ग्रीवेंस रेड्रेसल टीम और नोडल ऑफिसर, इसके गठन की बात की गई कि आपकी जो ग्रीवेंस रेड्रेसल टीम है और नोडल ऑफिसर है, इसके बारे में जो कंज्यूमर को, कस्टमर को, जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, सबको पता होना चाहिए कि हैं कौन। तो ये जो टीम है, इसका जो गठन जब से एक्ट हुआ हो चुका है, और ये वेबसाइट में आपको जल्दी दिख जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको दिख जाए। और नोडल ऑफिसर कौन है, और सिर्फ टीम का जो नाम नहीं, बल्कि उनका टेलीफोन नंबर और साथ ही साथ उनका ईमेल आईडी भी मेंशन होगा। इसका जो पर्पस है वो ये है कि कोई जैसे हमने ये स्लाइड शुरू की थी, तो जैसे हमने बोला था, ये जो एक्ट है ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए जो एक्ट है उसके बारे में है। तो उसके हितों के लिए ये गवर्नमेंट को ये मुनासिब लगा कि एक ग्रीवेंस रेड्रेसल टीम और नोडल ऑफिसर हो। और बातें यहाँ पे यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये सब मैं पहले करके आया हूँ सारा। गवर्नमेंट जो है बीच बीच में रूटीन बेसिस पे इसकी रिपोर्ट्स मांगती है। तो ग्रीवेंस रेड्रेसल टीम जो है वो भी, और नोडल ऑफिसर भी, रूटीन बेसिस पे कंपनी के मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को भी रूटीन मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे टोटल रिपोर्ट सबमिट करेगा। और साथ ही साथ ये भी सबमिट करेगा कि इनका डिस्पोज ऑफ कैसे हुए हैं केसेस। और सिर्फ बात यहां तक सीमित नहीं होती, ये सारे जो जागो ग्राहक, जागो ऐप है, उससे भी लिंक्ड है। और जो भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उसमें भी अगर ई फाइलिंग किसी कंज्यूमर ने कर दी, ई फाइलिंग कर दी, या उस डायरेक्ट उनकी जो टोल फ्री नंबर है उसके थ्रू गए, तो वो भी हमसे कनेक्टेड हैं, तो वहां के थ्रू भी कंप्लेन आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी उस टीम का बताओ, नोडल ऑफिसर का बताओ, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्ट तालमेल मिला के बात करेगी। तो जो ये टीम होगी और नोडल ऑफिसर होगा, उससे जो गवर्नमेंट का जो तंत्र है पूरा, वो बात करेगा। इसलिए उनसे उन्होंने ये नंबर और मोबाइल नंबर, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए भी चाहिए थे, और ये सबमिट हो चुके हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी, जो हमारी टीम है, नोडल ऑफिसर हैं, और बाद में स्टेट लेवल पे भी फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये सब जो है सर्टेन अनाउंसमेंट्स थी आप लोगों के लिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या सेशन रहा, इन्होंने तो डरा दिया। अक्सर आपने सेमिनार्स में बात बोलते होंगे कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। निश्चय डर के आगे जीत है। और ये जो इमेज, जो लास्ट इमेज है आपके सामने जो पेश है, जिसमें लिखा है फियर कैन कीप यू अलाइव, पैनिक मेक्स यू स्टूपिड। इसका मतलब है कि डर जो है आपको जिंदा रखता है, और जो घबराहट है वो आपको स्टूपिड बना देती है। जो यहाँ दो इमेजेस दे रखी हैं आपके सामने, जिसमें एक इमेज में एक शख्स है जो कि रस्सी पे चलने की कोशिश कर रहा है। आपने गली में जो ये नट दिखाने आते हैं उनको भी देखा होगा, जो ये रोप पे बैलेंस करके चलते हैं, सर्कस में भी देखा होगा। तो पहले मैं इस रोप पे जो चल रहा है इसकी बात करता हूं कि आप कभी उससे बात करके देखना और उससे पूछना क्या तुम्हें डर लगता है, तो उसका जवाब यही होगा, हाँ डर लगता है। हर कदम वो डर डर के रखता है। अगर वो डर के ना रखे ना कि मैं तो रोज यही काम करता हूं, मुझे क्या डर है, तो गिर जाएगा। लेकिन वो हर एक कदम डर डर के रखता है, क्योंकि डर जरूरी है, डरना जरूरी है। और जो वो डर डर के कदम रखता है, इसी डर के कारण वो जिंदा रहता है। अब ये थी बात जो रोप पे चलता है उसकी, क्योंकि वो डर डर के कदम रखता है और इसी डर के कारण वो जिंदा बचता है और वो सारी अपनी रस्सी पे चल पाता है। दूसरी जो इस इमेज का हिस्सा है वो है एक शेर जो है वो आदमी के पीछे भाग रहा है। अगर आपके सामने शेर आ जाए और आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता भागने का, तो जो डर है वो भगा रहा है आपको। लेकिन जब डर आपको भगा रहा है तो वो भागने से आप जिंदा रहोगे। आप वहां उसके सामने पुष्पा वाला डायलॉग नहीं मार सकते कि मैं झुकेगा नहीं। यहां झुकना पड़ेगा, कानून की बात है और डर जरूरी है, और ये डर ही जो है जिंदा रखेगा।
इस कानून को लेके डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है। ये 28 मार्च को सारे मतलब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो उसकी तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी सबको बकायदा कंप्लाई करना पड़ेगा। और कंपनीज को सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने दे दिया, बकायदा जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो हर एक बात को, हर एक लिटरेचर को, हर एक बिजनेस प्लान को, हर एक चीज को वो इंडोर्स करके, वो लोग ये बात किसी आईटी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर टीम की नहीं है, बल्कि कंपनी सेक्रेटरी जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रावधान दिए कि वो लोग इसको इंडोर्स करके डालेंगे। तो डरने की बात नहीं है। उस 3P का ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्ट, आपका जो प्लान है, और पीपल जिनकी बातें, अगर आप क्लियर रहेंगे, कहते हैं अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ती। जो झूठ बोलता है इंसान उसे याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही जो है मैं इस सेशन को विराम देना चाहूंगा। और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हो सकता है मेरी बातें आपको वाइल्ड फॉरेस्ट हनी की तरह मीठी ना लगे और करेला जामुन की तरह लगे, लेकिन ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं उसको अपने रूटीन में ढाल लेना है, जो आपका डेली रूटीन है उसमें ढाल लेना है, और रूटीन शेक समझ के पी जाना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज विराम दूंगा। आपके अगर कुछ डाउट्स या कुछ ऐसे कंफ्यूजन है तो मैं अप्रोचेबल हूं, मेरा नंबर लोग जानते हैं, आप अपने लीडर से ले सकते हैं। और जो मेरी मेल आईडी भी है admin@darju9.com, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि आपको डरना नहीं है, तमाम चीजों को कंप्लाई करना है और हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं किसी बात में, अगर आप चाहे वो जीएसटी को लेना हो या फसाई को हो, गाइडेंस हो, या क्या करना है, बिल्कुल सिंपल जैसे बताया जाए उसको कीजिए और अपनी मर्जी से अपना कुछ मत छापिए। इसी के साथ आप लोगों को बेस्ट विशेस। बहुत से नए जो सॉरी एक लास्ट बात और आपको बोलना चाहूंगा, इस महीने में बहुत से ऐसे स्पेसिफिक डेज हैं आने वाले हैं। जैसे आज था जो कंज्यूमर राइट डे था, देन अभी 20 तारीख को जो होने वाला है वो सॉरी 18 को होली है, देन बहुत से आएंगे, फॉरेस्ट डे आएगा, स्पैरो डे आएगा और वाटर डे आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी। इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे फाउंडर ने और हमारे मैनेजमेंट ने दिए हैं आप लोगों को, जिसमें वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आएगा, ठीक है। अगर मैं स्पैरो डे की बात करूं, लास्ट ईयर हमने घोंसले भी लगाए थे, ऑफिस में लगाए थे। तो ये सब मौके हैं जब आप और कंपनियों से, क्योंकि हम यहाँ एक मिशन के साथ जुड़े हैं, केमिकल फ्री मिशन है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है उसका कंजर्वेशन है और हम उसके इन्वायरमेंट को के संरक्षण के लिए सजग हैं। तो हम इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे होली आ रही है तो आप विश क्रीम को इंडोर्स कर सकते हैं, ओरल हेल्थ डे आ रहा है तो उसमें आप अपने जो टीसी टूथ कंसंट्रेट है, टूथपेस्ट है, उनको इंडोर्स कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट, तो आप क्रिएटिव बनिए कि किस तरह से हम लोग औरों से अलग हैं। लास्ट फॉरेस्ट्री डे में गाजियाबाद की टीम के साथ मैंने काफी प्लांटेशन किया और वहां बड़ी बड़ी जो कंपनियों के लोग आए हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट के आए हुए थे, HCL के आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। 20-30 पौधे मैंने भी लगाए, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। तो उस चीजों को भी कीजिए, क्योंकि जैसे वर्स है जो बोलते हैं फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, कि आप बोलते हैं कि हाँ हम इस मिशन में शामिल हैं, हम विश्वास करते हैं और हम इस बात में सजग हैं, लेकिन अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं ऐसे, अगर स्पैरो डे है और आप घोंसला नहीं लगा पा रहे, अगर वाटर डे है और आप लोगों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे कि फ्लोर क्लीनर से होली के बाद जो रंग लग जाते हैं उसको छुटाया जा सकता है और किस तरह से जो वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, तो आपके पास एक मौका है इस महीने बहुत अच्छा कि आप अच्छी तरह से अपने शानदार प्रोडक्ट्स के साथ अपने बिजनेस को कर सकते हैं। मेरी तरफ से, टीम की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।